हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं सागर पाटिल और मैं मध्य प्रदेश जीके और करंट अफेयर से रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ क्विज लेके आया हूं। और ये महत्वपूर्ण होने वाले मैक्सिमम मैं जो क्वेश्चन लाया एमपीपीएससी और पटवारी, जो कि अभी हाल फिलहाल में उसकी एग्जाम होने वाली, और साथ ही साथ जितने भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम होने वाले उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाल ही में जो आबकारी की एग्जाम हुई थी ना, आबकारी विभाग में कांस्टेबल की एग्जाम हो रही है अभी, तो उनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास में जो मैं वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। एक छोटी सी बात है सभी से, जो लोग नए हो आप लोग सिंपल सा क्या करिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, है ना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे ही, है ना। इसमें तो कोई दो राह की बात नहीं है। और मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत भी है। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं लाइव स्ट्रीम कर पाऊंगा, ताकि आप लोग की जो क्वायरीज है मैं उसके साथ में डील कर सकूं, है ना। और सेकंड चीज़ क्या है कि आपको जो भी वीडियो आएगा नोटिफाई हो जाएगा। और एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं देना चाह रहा था कि आप लोग जब ये वीडियोस देखते हैं ना, जैसे क्विज के देख रहे हो, मेरे देख रहे हो, किसी और के भी देख रहे हो, तो मैंने एक तरीका मतलब बताना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट पहले से फॉलो भी कर रहे होंगे। किसी भी वीडियो को 1.5 की स्पीड में देखो, है ना। 1.5 गुना करके, मतलब जो लोग बाकी नॉर्मल स्पीड में देखते हो वो भी ठीक है। अब किसी को थोड़ा सा जल्दी से टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए देखना है तो 1.5 की स्पीड में देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब भी ऐसी कोई चीज़ जो जीके से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड है, उसको सिर्फ आपके कान में ईयरफोन में लगा लो और सुनते रहो, बाकी सब काम करते रहो। मेरे वीडियो को तो ऐसे ही देखो। ये चीज़ मैं इतनी ज़्यादा रिपीट करता हूँ। एक एक जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो उसके हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक जो आपके पास ऑप्शन दिया है उसमें इतनी सारी चीज़ें डील करता हूँ। तो आप सुन के रिपीट मोड पे आप सुनोगे तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे ही रट जानी। क्लियर है। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप लोग, आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है मेरे को। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश की किस नदी में वर्ष पर्यंत जल बना रहता है। मतलब ऐसी कौन सी नदियां है या फिर नदी है जिनमें साल भर के लिए पानी रहता है ना। कुछ नदियां सूख जाती है, पर कौन सी नदी जिसमें साल भर के लिए पानी रहता है। तो पहला ऑप्शन दिया है हमारे पास में नर्मदा नदी, दूसरा सोन नदी और केन नदी। तो जनरली हमारे यहाँ पर जितनी भी हिमालय से नदी आती है, जैसे हमारे यहाँ पे ये हिमालय पर्वत हो गया, और हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियाँ निकलती है, जैसे कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, तो इन सभी में ये भी सदाबहार नदियों में आती है। पर जो पठारी क्षेत्र में, जैसे नर्मदा, सोन, केन, ये सब कौन सी पठारी क्षेत्रों की नदियाँ हैं, तो इन सभी में भी पानी रहता है। तो कौन सी नदी है जिसमें साल भर रहता है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी। नर्मदा, सोन, केन, ये तीनों नदियों में क्या रहता है, साल भर पानी रहता है। चलिए थोड़ा सा ऑप्शंस को डिटेल में देखना चाहूंगा मैं। यहाँ पर आप गौर करिए, नर्मदा नदी के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इसका उद्गम स्थल क्या, अमरकंटक। ध्यान में रखना क्या है इसका उद्गम स्थल, अमरकंटक। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर आता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। सोन नदी सेम अमरकंटक से निकलती है और अनूपपुर में। सोन, जोहिला, नर्मदा, ये तीनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक किस पर्वत रेंज में आता है, सतपुड़ा के मैकाल श्रेणी में। किस में आता है, सतपुड़ा के मैकाल श्रेणी में आता है। जो केन नदी, केन थोड़ी सी डिफरेंट नदी है, केन थोड़ी सी डिफरेंट नदी है, मतलब अमरकंटक साइड से नहीं निकलती, इसलिए डिफरेंट बोल रहा हूँ। केन नदी कहाँ से निकलती, कटनी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कटनी से निकलती है। और जाति किसमें मिलती, किसमें, यमुना नदी में मिलती है। ध्यान में रखिएगा, किसमें मिलती है, यमुना नदी में जाकर मिलती है। नर्मदा किसमें मिलती है, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी। सोन नदी, सोन नदी सीधे गंगा नदी में मिलने वाली नदी है। किसमें, गंगा नदी में मिलने वाली नदी है। तो ये डिटेल काफी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में किस वर्ष में स्थापित किया गया। स्टॉक एक्सचेंज, जिस तरीके से आप लोगों को शेयर मार्केट वगैरह आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अभी यूज़ कर रहे हैं शेयर मार्केट को। तो जो शेयर्स है, प्रतिभूतियां है, स्टॉक है, बॉन्ड है, हर कंपनी अपने रिलीज करती है। तो इसके लिए मार्केट बनाया जाता है। एक मार्केट बनाया जाता है सब्जी भाजी का मार्केट तरीके से, वहाँ पे क्या बेचते हैं, शेयर बिकते हैं। तो इसी तरीके के जो मार्केट है उसे एक्सचेंज कहा जाता है। हमारे भारत में जो पहला एक्सचेंज है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये कहाँ पे है, ऑब्वियसली बॉम्बे है तो कहाँ पे होगा, मुंबई में है। जो हमारे भारत का जो ओरिजिनल है वो कौन सा है, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये भी कहाँ पर है, हमारा मुंबई में। अब बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है वो इंदौर में है। इंदौर में वह किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये कब स्थापित किया गया, 1953
30 में स्थापित कर किया गया। इसको ध्यान में रखिएगा ना, कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। वैसे इंदौर के बारे में अगर हम देखें तो इंदौर क्या है, इंदौर हमारा व्यापारिक नगरी है, व्यापारिक नगरी है। इसी को हम लोग मिनी मुंबई के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मिनी मुंबई। ध्यान में रखना, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहाँ है भाई? अगला प्रश्न ये है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है ना? बाघ की गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश में काफी एक प्राचीनतम स्थल है बाघ की गुफाएं। और बाघ की गुफा है किस जिले में? वैसे देखा जाए तो विदिशा जिले में। किस जिले में? विदिशा जिले में। इतना ध्यान में रखिएगा। अब बोल रहा है कि यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो पहला ऑप्शन है शैल चित्र। शैल चित्र क्या होता है? शैल से ध्यान में रखिएगा शिला है। शिला बड़ा सा पत्थर, और बड़े से पत्थर पर बना गई चित्रकारिता पहले आदि मानव लोग भी बनाते थे, और प्राचीनतम टाइम पे बहुत ज्यादा चित्रकारी होती थी। तो ये कौन सा चित्र होता है? शैल चित्र। बाघों के लिए तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। प्राचीन मूर्तियों के लिए हो सकता है, बुलबुले के लिए हो सकता है, पर इसका सही आंसर क्या? बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। अब बाघ की गुफाएं में ध्यान में रखिएगा, टोटल जो गुफा है, टोटल जो गुफाएं है वो कितनी है? 9। टोटल गुफाएं कितनी है? 9, जिसमें से 4 हो गई है डिस्ट्रॉय, टूट गई, जो भी हुआ होगा, भूकंप, बाढ़, तुर्की में जैसा चल रहा है ऐसे ही कुछ आया होगा, और 5 है सही। 5 अच्छी गुफा है। उनमें से शायद मुझको 3 के नाम याद है, बाकी 2 के आप लोग पता कर लेना। एक है पांडव गुफा, है ना, एक है हाथी खाना, एक है हाथी खाना, और एक है रंग महल। रंग महल तो यार मुझको इसलिए याद है क्योंकि जब मैं भोपाल में रहता था ना, तो भोपाल में एक टॉकीज है रंग महल। हम लोग बहुत सस्ती टिकट मिलती थी वहाँ, तो हम लोग पिक्चर देखने चले जाया करते थे। तो ध्यान में रखना, बाकी गुफा है कहाँ पे? विदिशा में। पहली चीज ध्यान में रखना, विदिशा में गुफाएं वहाँ पे 9 में से 5 सही है, और 4 क्या हो गई है? खराब हो गई है। उसके अलावा जो 3 मैंने नाम बता दिए, 2 आप लोग सर्च करके देख लीजिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है ना? जो अपना मध्य प्रदेश है, इसमें बहुत सारे खनिज वनिज पाए जाते हैं, तो किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है, मतलब किसमें नहीं है? मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? नीचे से देखते हैं। कोयला तो पाया जाता है यार, हमारे सिंगरौली में तो कोयला वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है। मैग्नीज तो पाया जाता है बालाघाट साइड में, लोह एस भी पाया जाता है। पेट्रोलियम नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पेट्रोलियम। क्लियर है यहाँ पे। हमारे भारत में वैसे अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूँ तो भारत में ध्यान रखना, मध्य प्रदेश नहीं बोल रहा हूँ, भारत में 2 ही जगह पर मिलता है। एक मिलता है असम में, असम की डिगबोई में, और दूसरा मिलता है हमारा मुंबई में। मुंबई, बॉम्बे हाई जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्बे हाई। ये 2 जगह पर हमारे भारत में पेट्रोलियम पाया जाता है। पर यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा खनिज मध्य प्रदेश में नहीं मिलता, तो उसका आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम होगा। अच्छा, बाकी जो खनिज दिए हुए, जैसे लोह एस दिया हो, मैग्नीज दिया है, कोयला दिया है। अच्छा, इसको देखो, मैं थोड़ा मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। थोड़ा मैप बना लूँ क्या? ये हो गया, बना रहा हूँ मैं अपना मध्य प्रदेश। एक सेकंड, गलत हो गया ये। यहाँ से ऐसा घूमते हुए हमारा मध्य प्रदेश किया, ये बालाघाट हो गया। थोड़ा सा देखना है मैप में। क्लियर? इस टाइप का मध्य प्रदेश मैंने बनाने की कोशिश किया, है ना। तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश हो गया, इसको लिख देता हूँ मध्य प्रदेश। ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में अगर मैं बात करूँ मैग्नीज की, तो मैग्नीज बेसिकली कहाँ पर मिलता है? हमारे बालाघाट में मिलता है। कहाँ पर? मेनली कहाँ पर मिलता है? बालाघाट में। क्या मिलता है? मैग्नीज। और मैग्नीज के अलावा और बालाघाट में क्या मिलता है? तांबा भी मिलता है, ध्यान में रखना। कोयले की बात करूं तो कोयले वाले के लिए मेन कौन सा है? सिंगरौली। कोयले के लिए मेन क्या है? सिंगरौली। ठीक है। और साथ ही साथ कोयले के लिए और क्या है? ये सतपुड़ा की जो लोअर रेंज है ना, ये सतपुड़ा की लोअर रेंज, जिसमें बैतूल, छिंदवाड़ा, ये सब सारी चीजें आती है, कहाँ पे मिलता है? इधर साइड में मिलता है। क्लियर है ये चीज। और अगर मैं लोहे की बात करूं तो लोहा कहाँ मिलता है? छोटा सा पीला कलर ले लेते हैं। लोहा मिलता है अपना जबलपुर, लोहा यहाँ मिलता है, जिसमें आता है जबलपुर, मंडला, और अगर देखा जाए तो बालाघाट का कुछ क्षेत्र। बेसिकली इसको और कौन सा प्रांत कहा जाता है? महाकौशल प्रांत।
ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ी सी डिटेलिंग हो गई। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, है ना। तो कृषि से रिलेटेड बहुत सारे उद्योग होते हैं जिसमें फसलों से, जैसे कपास से होता है, बेसिकली सारी चीज़ें तो उद्योग कृषि पे डिपेंड करता है मैक्सिमम। तो उसका विकास निगम की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में, वो किस वर्ष में की गई थी। तो वर्ष पूछा, इसका सिंपल सा आंसर लगा दीजिएगा। वर्ष कौन सा होता है हमारा, 21 मार्च 1969। क्लियर है यहाँ पे, वर्ष क्या रहेगा, 21 मार्च 1969 यहाँ पर आंसर रहेगा। डायरेक्ट इसी को रट लो, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है प्रश्न छठवां। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन कब लागू किया था पहली बार। तो राष्ट्रपति शासन में होता क्या है, पहले बेसिक चीज आपको बता दूं कि किसी भी राज्य में, जैसे मान लीजिए राज्य है, तो राज्य में राज्यपाल को, जो हमारे राज्यपाल होते हैं, अभी कौन है, मंगू भाई पटेल राज्यपाल, इनको लगता है कि भाई राज्य में किसी तरीके से शासन बराबर नहीं चल रहा है, कहीं विद्रोह हो गया, कुछ हो गया, दंगे फसाद हो गया, तो राज्यपाल भाई साहब क्या करते हैं, भाई साहब नहीं बोलेंगे, हमारे यार अच्छा पद है, बड़ा पद है। राज्यपाल सर किससे कांटेक्ट करते हैं, राष्ट्रपति जी से। ऊपर बैठे हमारे देश के राष्ट्रपति, अभी कौन है, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी। राष्ट्रपति जी से कांटेक्ट करते और बताते कॉल लगा कि भाई हमारे यहाँ का शासन बराबर नहीं चल रहा, आप थोड़ा सा हैंडल कर लो। तो उसके लिए फिर राष्ट्रपति पूरा का पूरा जो राज्य का शासन है किसके अंडर में ले लेते हैं, खुद के अंदर में, और इसी शासन को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में भी ये कितनी बार लगा है, ध्यान में रखना, ये कितनी बार लगा है हमारे मध्य प्रदेश में, 3 बार। कितनी बार लगा है, 3 बार, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा था। तो पहली बार कब लगा था, ये लगा था 30 अप्रैल 1977 को। कब लगा था, 30 अप्रैल 1977 को, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगा, 3 बार लगा था, तो तीनों बार की जानकारी हम लोग को होना चाहिए। ये हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहली बार आपातकाल लगता है 1977 में, दूसरी बार आपातकाल लगता है हमारा 1980 में, और तीसरी बार हमारा आपातकाल लगता है 1992-93, मतलब इस ड्यूरेशन में लगता है। क्लियर है। इससे रिलेटेड कुछ जानकारी और बता रहा हूँ, ये पूछता है ना, क्वेश्चन पूछता है, ऐसे ही फालतू में टाइम पास करने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं। इस समय राज्यपाल कौन थे, है ना। तो अगर मैं बात करूं 1977 की, एक मिनट थोड़ा डाटा मैंने लिख रखा था, मैं देख लेता हूँ। हाँ, क्या है, सत्यनारायण सिंह। राज्यपाल की अगर बात करूं, यह है सत्यनारायण सिंह, सत्यनारायण सिंह। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ पे है भगवत दयाल शर्मा। कौन है, भगवत दयाल शर्मा। और तीसरे हमारे पास में मोहम्मद क्या है, अली खां, है ना। चलो मुख्यमंत्री की बात करते, सीधे सीधे मुख्यमंत्री देखते हैं। इसी समय में जब 3 लगे थे, तो इस समय मुख्यमंत्री कौन थे, पहले के समय में थे हमारे श्यामाचंद्र मुखर्जी है कि क्या है पता नहीं, श्यामाचंद्र मुखर्जी है शायद, है ना। तो श्यामाचंद्र ध्यान में रखना। दूसरे समय में हमारे थे सुंदरलाल पटवा, और तीसरे में भी सुंदरलाल पटवा ही थे। तो ये तीनों जो है, तीनों समय के आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को भी ध्यान में रखना, उसकी डेट भी ध्यान में रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, 1 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे। क्लियर है ये सारी चीजें, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल है। बेमेल मतलब मिलता जुलता नहीं, मतलब आपस में नहीं मिलता। पहला बोल रहा है मेलसा विदिशा। मेलसा क्या होता है भाई, भेलसा है ये, लिखने में दिक्कत होगी, ये भ है, भेलसा, ठीक है। भेलसा विदिशा, ऑब्वियसली पहले जो विदिशा को पुराने समय में क्या कहा जाता था, भेलसा कहा जाता था, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दशपुर से मंदसौर को पहले के समय में क्या कहा जाता था, दशपुर कहा जाता था, है ना। अच्छा, विदिशा के बारे में एक जानकारी बताना चाहूंगा आपको। ये जो विदिशा है, ये किससे रिलेटेड है, मौर्य साम्राज्य में अशोक नहीं बोलेंगे हम लोग, सम्राट अशोक, है ना, क्योंकि यार उन्होंने बहुत ज्यादा राज्य जीता था। मीन्स अभी फिलहाल का पूरा भारत पकड़ लो, बांग्लादेश पकड़ लो, पाकिस्तान पकड़ लो, तिब्बत का इलाका, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान वाली चीज़ हो गई, इवन उज्बेकिस्तान तक, इतना मतलब फैला हुआ साम्राज्य था, म्यांमार वगैरह उस समय सब सम्राट अशोक के अंदर आते। तो सम्राट अशोक लिखेंगे हम लोग, है ना। सम्राट यार बहुत राज्य था इनका।
सम्राट अशोक की जो पत्नी थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी? विदिशा से। इसी विदिशा को भेलसा और किस नाम से जाना जाता था? बेसनगर के नाम से, बेसनगर के नाम से जाना जाता है। वैसे ही मंदसौर, अच्छा मंदसौर भी फेमस है, इसको दशपुर के नाम से जाना जाता है। मंदसौर क्यों फेमस है? रामायण में जो रावण थे इनकी पत्नी मंदोदरी, मंदोदरी इनकी बिलोंगिंग कहाँ थी? हमारे मंदसौर से। तो मतलब बड़े बड़े लोगों का जो ससुराल था अपना मध्य प्रदेश था। क्लियर है? चलो ये थोड़ी डिटेल हटा देता हूँ मैं ना, लिखने में दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि थर्ड क्या ऑप्शन? ग्वालियर गोपांचल। तो ग्वालियर को किस नाम से जाना जाता था? गोपांचल को। ग्वालियर में भी अच्छी अच्छी चीज़ें, तानसेन जी का मकबरा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि है, मान महल है, जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर क्या होता है? सबसे बड़ा किला जिब्राल्टर, किलों का किला, किलों में रत्न क्या है? जिब्राल्टर, ध्यान में रखना। और मंडला को महिष्मती नहीं, ये ध्यान में रखना। मंडला को किस नाम, मंडला को महिष्मती नाम से नहीं जाना जाता था। महिष्मती नाम से किससे जाना जाता था? इसका मेल किसके साथ में होना चाहिए था? महेश्वर। महेश्वर किसके नाम से होना चाहिए था? महेश्वर। और ये महेश्वर अभी फिलहाल किस जिले में आता है? तो ये आता है खरगोन जिले में। महेश्वर किस जिले में आता है? खरगोन जिले में आता है। अब ये महेशमती जो है उसके बारे में थोड़ी सी, अच्छा ये आंसर जो है हमारा, तो देख लो कौन सा जोड़ा बेमेल, तो ये बेमेल, इसका कोई मेल नहीं है। महेशमती के बारे में बताना चाहूँगा। सम्राट अशोक के समय में और मौर्य काल में जो 16 महाजनपदें थी, है ना, भारत बड़े बड़े महाजनपदों में बटा हुआ था, जैसे कि राज्य होना। तो हमारा जो प्यारा मध्य प्रदेश है उसका बेसिकली जो ये मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र ये, और इधर साइड भी था, ये कहलाता था अवंती का राज्य, या अवंती जिसे जाना जाता है। किस राज्य के नाम से? अवंती। ये दो भागों में बटा था। उत्तर में ऊपर वाला उत्तरी, है ना, ये उत्तरी हो गया ये साइड का, है ना, और ये वाला दक्षिण में दक्षिणी साइड का। तो जो उत्तरी अवंती थी इसकी राजधानी क्या थी? उज्जैन। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो थी महेश्वर। क्या थी? महेश्वर। तो इस तरीके से जो महेश्वर है वो क्या कहलाता है? महेशमती कहलाता है। और महेश्वर में भी क्या है? महेश्वर में हमारा थर्मल पावर प्लांट भी है नर्मदा नदी पर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हर 12वें साल कुंभ का मेला लगता है, वो कहाँ लगता है? अरे यार ये प्रश्न ना भाई सबको बनना चाहिए, ये काफ़ी नेसेसरी क्वेश्चन है, ये हर किसी को आना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो राज्य कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के कारण जाना जाता है, तो उसमें से कुंभ का मेला भी है। कुंभ का मेला हर साल बोल रहा हूँ, हर 12 साल में कहाँ पर लगता है? हमारे प्यारे उज्जैन में। उज्जैन में हर 12वें साल में कुंभ का मेला आयोजित होता है। ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ध्यान में रखना, ये बसा है हमारा शिप्रा नदी के किनारे। नर्मदा मत लगाना भाइयों, क्या है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिप्रा नदी के किनारे ही हमारा कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो मुझे ध्यान में आ रहा है, उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। उज्जैन में ही जंतर मंतर है, ध्यान रखना क्या है? जंतर मंतर। जैसा कि दिल्ली में है, जयपुर में है। किसने बनाया था? सवाई राजा जयसिंह ने। किसने बनाया था? सवाई राजा जयसिंह ने। ऑप्शन को देख ले थोड़ा सा। सांची, सांची आपको पता है सांची क्यों फेमस है और किस जिले में? जिला है रायसेन। फेमस होने की बात क्या है? बौद्ध स्तूप। क्या है? बौद्ध स्तूप। ठीक है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है। जिस प्रकार से उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है, कौन सा? महाकाल, जो हमारे महाकाल भगवान है, शंकर जी का, शिव जी का रूप। तो महाकालेश्वर जैसे उज्जैन में है, वैसे ही पूरे भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग का ओमकारेश्वर खंडवा में। ठीक है ये चीज। चित्रकूट, चित्रकूट किस जिले में आता है? सतना जिले में आता है। किस जिले में आता है? सतना जिले में आता है। और चित्रकूट में क्या है? चित्रकूट में ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका बचपन का मंदिर है, मतलब वहां पे वो लोग शायद उनका बचपन हुआ था, है ना। माता शायद अनुसुईया है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो वो तीनों का बचपन वाला रूप, बाल रूप कहाँ पर? चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों के साथ जुड़ती है
है ना। तो इसके लिए सिंपल मैप से समझते हैं। मैप बनाना चाहूँगा मैं यहाँ पे, ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप है ना, ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं, ये बालाघाट निकल गया, सिंगरौली होते हुए छतरपुर टीकमगढ़ है, ये ऐसा बन गया। तो ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब इस मध्य प्रदेश के मैप में देखिए, ये जो पोर्शन है इतना, यहाँ से लेकर मतलब ये जो पूरा है ना बाउंड्री वाला, ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। इधर साइड में ये है राजस्थान, और इस साइड में यहाँ तक कौन है? ये गुजरात। गुजरात। ये नीचे साइड में कौन लगा है? महाराष्ट्र भाई साहब, महाराष्ट्र भाई साहब। और इधर साइड में कौन है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारे पार्ट था, और ये कब डिवाइड हो गया? 2000 में। क्लियर है? तो हम लोग कितने राज्यों से जुड़े हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो ध्यान में रखिए, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? तो अगर मैं चंबल को देखूं, तो चंबल नदी घूम के एक बार पहले राजस्थान जाती है, राजस्थान से होते हुए फिर एमपी में मिलती है और जाके यमुना में मिल जाती है, जो यमुना ऐसे आती है। बेतवा नदी, बेतवा नदी भी क्या करती है? इधर से निकलती है और वो नॉर्थ की साइड बहती है और यमुना में जाके मिल जाती है। काली सिंध नदी, सॉरी काली सिंध नदी, नदू क्यों बोल रहा है? सिंधु के कारण हो गया है ना। काली सिंधु जो नदी है वो क्या करती है? वो भी यमुना में मिलती है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसका आंसर क्या है? सोन नदी। सोन नदी जो हमारी है वो यमुना में नहीं मिलती, सीधे किस में मिलती है? गंगा में मिलती है। ध्यान में रखना, चंबल भी यमुना में मिलती है, पर सोन क्या है? गंगा में मिलती है। चंबल का उद्गम स्थल बताओ भाई? इंदौर के महू में, इंदौर के महू में, ठीक है। जाना पावा पहाड़ी, जाना पोआ, पोआ या फिर पावा जो पीगा। बेतवा, बेतवा कहाँ से निकलती है? बेतवा निकलती है हमारे प्यारे रायसेन जिले से। रायसेन जिले में बहुत सारी चीज़ें है ना, रायसेन जिले को थोड़ा सा स्पेशली पढ़िएगा कभी भी। काली सिंध, काली सिंध सीहोर, कहाँ से निकलती है? सीहोर से। ठीक है, सारी चीज़ें जो भी आपको चीज़ें थोड़ा एरो एरो बना के लिखता है तो तुरंत आप लोग लिख लीजिए और सुन भी लीजिएगा। चलिए अगला है प्रश्न हमारे पास में, प्रश्न क्रमांक 11। सो तो नहीं गए भाई, है ना? जब भी आप वीडियो देखो सोना नहीं, छोटा सा तो वीडियो रहता है, पास करके देखो और कान में लगा लो ईयरफोन, सुनते रहो। बोलते तो मैं ऐसे रहता हूँ, तुरंत याद हो जाएगा। कोरकू जनजाति, है ना, हमारे यहाँ पे बहुत सारी जनजाति पाई जाती है, कोरकू उनमें से एक है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा ऑप्शन मत देखो, लगा दो टिक। खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, है ना। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि है ना, मैं थोड़ा सा जल्दी में बना देता हूँ मैप, है ना, देख लेना आप जैसा बनता है। मैप तो यार थोड़ा थोड़ा रट ही लो, क्योंकि बिना मैप की चीज़ें समझना थोड़ा सा इजी नहीं पड़ता। तो हमारा मध्य प्रदेश का प्यारा सा मैप है। मैप पे देखिए, ये जो कोरकू जनजाति है, बेसिकली कोरकू जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये बैतूल हो गया। अगर आपको पूछा जाए स्पेशली किस जिले के लिए, तो आप सीधा क्या लगा दोगे? ये बैतूल उठा के लगा देना। पर अगर रेंज पूछे तो ये है बैतूल छिंदवाड़ा वाली रेंज, है ना, इतना वाला ये सब। तो यहाँ पे कौन पाए जाते हैं? कोरकू। इसी तरीके से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और वो कहाँ पाई जाती है? मालवा और निमाड़ क्षेत्र में, मालवा और निमाड़ क्षेत्र में। भारत की, ये मध्य प्रदेश की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। और ये मतलब बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे हिस्सों में पाई जाती है, तो इसकी कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे नॉर्थन पार्ट में, ये जो ऊपर का उत्तरी इलाका है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सहरिया। कौन सी पाई जाती है? सहरिया। उसी तरीके से इस साइड में ये इलाका जो शहडोल हो गया, डिंडोरी हो गया, मंडला हो गया,
यहाँ पे कौन सा पाई जाती है जनजाति? मंडला है ना, मैं लिखने में गलती कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पाई जाती है, ध्यान में रखना, बैगा। बैगा। इसको थोड़ा सा एरिया वाइज इसलिए बता रहा हूँ, एरिया वाइज याद रखोगे तो चीज़ें इजीली याद रहेगी। आप मैप पहले अच्छे से याद कर लीजिए, मैप में डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन याद करने की कोशिश करो, और मैं कोशिश करूँगा कि एक आध वीडियो बना देता हूँ आप लोग को मैप कैसे याद करना है। और एक जनजाति है हमारे पास में भारिया, मुख्य जनजाति है, इसके अलावा और भी है, क्योंकि भारी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है छिंदवाड़ा और बालाघाट के नियर बाय, छिंदवाड़ा बालाघाट। तो मैं जो बोलते जाता हूँ उसको भी नोट डाउन कर लिया करो। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है उसको अगर हम भारत के कंपैरिजन में देखें तो उसका कितना प्रतिशत है? तो सिंपल सी चीज़ है, हमारा कितना प्रतिशत है? 5.99 अप्रोक्स कितना? 6। तो ध्यान में रखना 6% या 5.99, अगर ऐसा आया तो ऑप्शन में आप सीधे आंसर लगा दीजिए। थोड़ा सा जनसंख्या से रिलेटेड आया तो मैं जनगणना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाटा है, उसको देख लेते हैं हम लोग। हमारे मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है ना, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट है? 69.32%। ध्यान में रखना। अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व मतलब एक वर्ग किलोमीटर, मतलब एक कोई क्षेत्रफल बना दिया ऐसा डब्बा टाइप, इसमें कितने लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के? तो कितने रहते हैं? 236। सिंपल सा डाटा याद कर लो, क्या है हमारे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व? 236। ये सब 2011 का जनगणना, ये सब डाटा जो है 2011 का है। हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? हमारे मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 931। ध्यान में रखना, कितना है? 931। अभी तो शायद भारत का 1000 के पार हो चुका है, पर आप लोग 2011 का ही डाटा रखिएगा। साक्षरता से याद है कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? सबसे साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर। कौन सा जिला है? जबलपुर। अगर पुरुषों में देखा जाए तो क्या है? इंदौर। और किसमें? महिला में देखा जाए तो कौन है? भोपाल। जबलपुर, इंदौर, भोपाल। जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, न्याय राजधानी, क्योंकि वहां पे हाई कोर्ट है। और 2 खंडपीठ का है, ग्वालियर और इंदौर में। जनसंख्या घनत्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला कौन है? सबसे अधिक भोपाल, और सबसे कम डिंडोरी। बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे हिल वाली चीज़ है, मतलब पहाड़ी वाला इलाका है, इसलिए सबसे कम। तो ये डाटा भी देख लेना, आप लोग लिख लेना अपने हिसाब से। क्लियर है? आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। प्रश्न बोल रहा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? पहली बात, ये है हमारा होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर है? होशंगाबाद जिले में। और होशंगाबाद जिले में कहाँ? जो पचमढ़ी वाला इलाका है ना, पचमढ़ी, वहाँ पे हमारा ये सतपुड़ा नेशनल पार्क है। तो इस किस लिए फेमस है? सांप और रेंगने वाले प्राणियों के लिए नहीं, क्योंकि सांप और रेंगने वाले प्राणियों के लिए कौन सा फेमस है? पन्ना राष्ट्रीय वन उद्यान। कौन सा है? पन्ना राष्ट्रीय वन उद्यान। कृष्ण मृगों के लिए है। कृष्ण मृगों के लिए कौन सा है? सतपुड़ा है। पक्षियों के लिए नहीं, शेरों के लिए भी है। तो यहाँ पे 2 आंसर हो गए यार, है ना, मैंने बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। तो इसका आंसर कृष्ण मृगों का आया तो कृष्ण मृगों लगा दीजिए, शेरों के लिए आया तो शेर भी लगा दीजिए ना, दोनों तो एक साथ नहीं देखा, ये मेरी मिस्टेक होगी। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बोल रहा है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पे बोला है विधानसभा, हमारा विधानसभा है। विधानसभा में सीटें कितनी है? सिंपल से यहाँ से आंसर लिख लीजिए, कितनी है हमारे पास में सीटें विधानसभा में? 230। कितनी है? 230। विधानसभा में सीटें कितनी है? 230 है। थोड़ी सी डिटेल देना चाहूंगा कि पहले कितनी थी ना भाई, पहले थी 230 + 1, मतलब 231 हुआ करती थी। ये जो +1 था कौन था? एंग्लो इंडियन है ना, जो इंग्लैंड में रहते थे, अब उन्होंने इंडिया की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो उनके लिए एक सीट रिजर्व करके रखी जाती थी, पर अब किसी काम का नहीं रहा। सरकार ने बोला इनको हटाओ, तो इनको हटा दिया गया। अब हमारे पास में सीट कितनी बची है?
230 बस। तो कभी भी आपको आए कि कुल कितनी सीटें हैं तो आप लगा दीजिए आग बंद करके 230। ठीक है ये चीज़। और अगर बात करूं मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश से लोकसभा में कितनी सीटें हैं तो कितनी है भाई 29। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, और राज्यसभा में कितनी है तो है हमारे पास में 11, 29, 11, 230 है ना। अच्छा विधानसभा की बात आई है तो विधानसभा के लिए एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। विधानसभा के लिए छोटी सी चीज़ है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो भी विधानसभा में जितनी भी चर्चा वगैरह, चर्चा तो कम, मारा पीटी और बहस ज़्यादा होती है ना। पक्ष विपक्ष वाले बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, किसी बिल पे आए तो विपक्ष वाले खड़े जाते हैं, नहीं हमको नहीं पसंद, ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये अध्यक्ष भाई साहब क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। तो हमारे विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये है गिरीश गौतम। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है, इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है। इंदिरा सागर ताप विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है। तो ताप विद्युत परियोजना है, बेसिकली देखिए जो विद्युत परियोजना होती है वो क्या होता है, डैम बनाए जाते हैं नदी पर। तो इंदिरा सागर भी एक डैम बनाया गया, किस नदी पर बनाया गया, सबसे पहली चीज नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर कहाँ पर है ये, खंडवा में। कहाँ पर है, खंडवा पुनासा में। क्लियर है। अब इसकी जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है, अप्रॉक्स 1000 मेगावाट। तो ध्यान में रखना इसका आंसर होता है 1000 मेगावाट, अप्रॉक्स लिखना चाहिए था, है ना, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता कितना है, 1000 मेगावाट। और भी जो हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी जो ताप विद्युत परियोजना है उसका नाम क्या क्या है उसका भी बता देते। एक तो हो गया खंडवा पुनासा में इंदिरा सागर, एक है हमारे पास में गांधी सागर। क्या है, गांधी सागर। ये किस पे, चंबल नदी पर, मंदसौर में। कहाँ पर है, चंबल नदी में, मंदसौर में। ठीक है। एक है बरगी नगर परियोजना। बरगी नगर परियोजना कहाँ पर आती है, जबलपुर में आती है। किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर 2-3 है इसलिए बता देता सीधा सीधा। ओमकारेश्वर, अभी मैंने ओमकारेश्वर का जिक्र किया था, यहाँ पर हमारा मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। ओमकारेश्वर आता है खंडवा में, ये भी किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। ठीक है। और इसी तरीके से एक और लिख लीजिए महेश्वर, और भी है बहुत सारी है, तवा परियोजना भी है, बहुत सारी है। तो इसमें से बड़ी बड़ी बता रहा हूँ मैं। महेश्वर खरगोन में आता है, खरगोन में। और सेम नर्मदा जी के बारे में ज़्यादा बताया मैंने। क्लियर है। तो ये मुख्य है, और इसका ध्यान में रखना नर्मदा नदी की जो क्षमता है वो कितनी है, 1000 मेगावाट। इंदिरा सागर जो ताप विद्युत परियोजना है उसका। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है क्योंकि जितना भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीज़ है ना, आपकी जीके से रिलेटेड चीज़, ये जीके के रिलेटेड चीज़ आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो मोमेंट है ना, अभी जो चीज़ है इस साल की जो वैकेंसीज आई है अभी इस साल आ गई है 2023 में। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न बता देता हूं आपको, सिंपल सा, चुनाव। अभी है भाई विधानसभा के चुनाव, सिंपल सी बात है। 2023 में जितनी वैकेंसी आ गई है, मुझे नहीं पता कि आगे वैकेंसी आने वाली कि नहीं आने वाली। 5 साल तक कोई भी गारंटी नहीं ले सकता। तो पटवारी की बोल लो, MPPSC की बोल लो, अभी आप लोगों ने देखा होगा वन रक्षक की निकल गई, आबकारी विभाग की में निकल गई, और अभी कहा जा रहा है कि अपना क्या कहते हैं पुलिस विभाग में SI की वैकेंसी आने वाली है, कांस्टेबल की आ चुकी है। तो ये जो सारी वैकेंसी है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है मध्य प्रदेश का जीके। इसको अच्छे से पढ़ लो, जितने भी मेरे वीडियो है उसको टोटली देख लो, पढ़ लो, जितने भी आपको फ्रेंड सब सजेस्ट करो, आपका ही फायदा होने वाला है। और मेरा फायदा तो होने ही वाला है ना, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मेरा फायदा होने वाला है। तो मौका मत जाने दो, क्योंकि मौका चला गया तो सिंपल सी बात है 5 साल बाद मौका फिर से मिलेगा। तो 5 साल तक रुको मत, उम्र बहुत ज़्यादा बीत जाएगी। हम सब लोग बहुत एज तक पार कर चुके हैं, इस बार हाथ मार लो, ठीक है। और तुरंत क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे क्या लिखा था रे, चैनल को कर दो भाई सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ यार क्योंकि मुझको लाइव स्ट्रीम करना है, जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो 1000। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।